LCR सीरीज सर्किट यहाँ पे है, तो यहाँ पे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमने तीनों सीरीज में लगा दिए, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। तो जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो करंट भी अल्टरनेटिंग आएगा, ठीक है ना। तो जो भी करंट होगा, सपोज उस करंट का की वैल्यू है I, तो तीनों में सेम करंट होगा क्योंकि तीनों सीरीज में है, ठीक है ना। तो पहले किरचॉफ्स लॉ से इक्वेशन बनाता हूं मैं। बताओ अच्छा, यहां से यहां तक क्या लिखोगे? पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ? IR। फिर इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? L di/dt। और फिर कैपेसिटर में अगर चार्ज Q है इस समय, तो कैपेसिटर के क्रॉस क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप Q/C। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? इस पोटेंशियल राइज V0 साइन ओमेगा टी के इक्वल होना चाहिए। बताओ, क्लियर है सबको? अब देखो, I को तुम क्या लिख सकते हो? dQ/dt भी लिख सकते हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, L I की जगह dQ/dt, तो ये बनेगा d² Q/dt स्क्वायर प्लस R I की जगह dQ/dt प्लस Q/C, और ये आ जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। ये कौन सा कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है बताओ? इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो सॉल्व करना तुम्हें अभी सिखाया ही नहीं जाएगा, ना तो मैथ में भी नहीं सिखाया जाएगा। हायर स्टडीज़ में आता है ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके तो सलूशन निकाल ही नहीं रहे हैं, हम लोग एक बस इक्वेशन बना ले रहे हैं कि अगर हमें आइडिया लग जाए कि हाँ, इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना आता है तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि तुम्हें ये ऑप्शन में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही ऑप्शन में दे देता है और तुमसे पूछ लेता है कि कौन सा सही है। तो तुम्हें एटलीस्ट ये बनाना तो आना चाहिए, ठीक है ना, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। हाँ, मगर इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस सर्किट को? तो कौन सा मेथड लगाएंगे बताओ? फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो, जो भी अल्टरनेटिंग इसमें करंट होगा उस करंट का वेक्टर मैं किधर एज्यूम कर लेता हूं? एक्स एक्सिस में। सपोज वो करंट है एक्स एक्सिस में, उसको बोल देते हैं I0 करंट। इसका लेंथ जो होगा I0 होगा, मतलब करंट का क्या है? पीक वैल्यू। अब बताओ, करंट का पीक वैल्यू अगर I0 है तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका पीक वैल्यू क्या होगा? I0R होगा, बोलो। और बताओ, ये रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है इसका वेक्टर किधर बनना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट का फेज क्या रहता है? सेम, बस इसका लेंथ होगा I0R, ठीक है ना। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका पीक वैल्यू अगर लिखूं तो I0 ओमेगा L होगा। अब बताओ, ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज वाला वेक्टर किधर बनेगा? पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग, जो कि होगा I0 ओमेगा L। और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका पीक वैल्यू I0 बाई ओमेगा C होगा। और उसका वेक्टर किधर बनना चाहिए बताओ? निगेटिव एक्स एक्सिस में बनना चाहिए, बोलो। I0 बाई ओमेगा C। इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा बताओ? अप्लाइड वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तीनों का सम करेंगे तो, हैं? क्लियर है सबको?
तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इसमें इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा। एज्यूम कर लेता हूं कि ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, क्योंकि इनमें से कोई एक वेक्टर तो बड़ा होगा, अब मुझे नहीं पता है। तो एक पहला केस लेके चलता हूं, केस फर्स्ट, कि अगर ऐसा हो जाए, अगर आई नॉट ओमेगा एल ग्रेटर देन आई नॉट बाई ओमेगा सी हो जाए, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ओमेगा एल अगर ग्रेटर देन क्या हो, 1 बाई ओमेगा सी हो, तो ये वाला वेक्टर बड़ा होगा और ये वाला वेक्टर छोटा होगा। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा फिर, बताओ। आई नॉट बाई ओमेगा एल और आई नॉट बाई ओमेगा सी का रिजल्टेंट अपवर्ड आ जाएगा, बताओ ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा मिल के अगर देखें दोनों का रिजल्टेंट, तो आई नॉट ओमेगा एल माइनस आई नॉट बाई ओमेगा सी हो जाएगा, बताओ। और अब इसके साथ ऐड करते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालूंगा तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। और ये रिजल्टेंट जो वेक्टर आया यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस अप्लाइड वोल्टेज को। मतलब इसका लेंथ क्या होना चाहिए, वी नॉट। बोलो, क्लियर है सबको। तो सबसे पहले तो मैं पीक वैल्यू करंट का निकालता हूं कि इस एलसीआर सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसका पीक वैल्यू क्या होगा। तो मुझे लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, बोलो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट ओमेगा एल माइनस आई नॉट बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से अगर आई नॉट की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये आएगा वी नॉट और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका पीक वैल्यू। बताओ आए समझ में। इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका पीक वैल्यू आ गया ये। इसको देख के क्या लग रहा है, इसका इंपीडेंस क्या होगा इस सर्किट का। तो इंपीडेंस ऑफ सर्किट, बताओ, यही तो इंपीडेंस है इस सर्किट का। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये इस सर्किट का क्या है, इंपीडेंस। बताओ क्लियर है सबको। आगे चलूं। अगर मैं ये पता करूं कि वोल्टेज करंट से कितना लीड कर रहा है इसमें, तो क्या बोलोगे। वोल्टेज लीड्स द करंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बाई आर लिख सकते हैं, बोलो। आईएस 2 देखते हैं। इफ ओमेगा एल लेस देन 1 बाई ओमेगा सी, तो अब अगर फेजर डायग्राम देखेंगे तो रजिस्टर का वोल्टेज वाला वेक्टर ऐसे होगा, आई नॉट आर। अब नेट रिजल्टेंट इधर आएगा वेक्टर, कितना बताओ, आई नॉट बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आएगा, बताओ, आई नॉट ओमेगा एल। तो
तो अब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा देखो, और ये अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा, है? तो अब अगर आई नॉट की वैल्यू निकालोगे तो आई नॉट की वैल्यू तो बेटा वही आएगी, फिर से वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? बस यहां क्या आएगा, 1/ω c माइनस ω_L आएगा, मगर स्क्वायर है तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, हैं? बोलो। तो अभी भी आई नॉट की वैल्यू वही आएगी जो पिछले फर्स्ट केस में आई थी। करंट का पीक वैल्यू अभी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। सेकंड चीज, अब मगर नेट वोल्टेज क्या करेगा बताओ, करंट से लैग करेगा। तो मतलब अब ये सर्किट इफेक्टिवली किसकी तरह काम कर रही है बताओ, आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना। तो दिस circuit behaves as a RC circuit as the current leads by voltage by angle tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ मेरे में, 1/ω_c माइनस ω_L/R। बोलो, ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। तो अब करंट लीड करेगा वोल्टेज से इतना एंगल, और ये सर्किट जो है इफेक्टिवली किसकी तरह काम करेगी, एक आरएल आरसी सर्किट की तरह काम करेगी। जबकि और सब कुछ सेम है, करंट का पीक वैल्यू वही आएगा, सर्किट का इंपीडेंस वही रहेगा जो पिछले केस में था। बताओ, क्लियर है सबको? आगे चलो, बताओ। केस 3, अगर ऐसा हो जाए ω_L इक्वल टू 1/ω_c हो जाए, तब क्या होगा देखो। अगर ω_L इक्वल टू ω_c हो जाए तब क्या होगा। तो देखो, इफ ω_L इक्वल टू 1/ω_c हो जाए, तब इसका देखना करंट का पीक वैल्यू अगर निकालेंगे, देखो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, नीचे वाला सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा, बताओ हैं भाई। ये जीरो अगर हो गया तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो करंट का पीक वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तो अगर जो एसी वोल्टेज तुमने लगा रखा है, ये एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा कुछ इस तरीके से अगर है, ओमेगा कुछ इस तरीके से है कि ω_L और 1/ω_c अगर इक्वल हो जाए, तो इस सर्किट में करंट का पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। या फिर इस सर्किट का इंपीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम। और इसे बोला जाता है कि ये सर्किट क्या आ गई, रेजोनेंस पे आ गई, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कि ये सर्किट कहां पे आ गई, रेजोनेंस, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाए बताओ, 1/√LC हो जाए, मतलब जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज तुमने लगा रखा है इधर, यहां जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रखा है, इसका ओमेगा अगर कितना हो जाए, 1/√LC हो जाए, तो उस LCR सर्किट में करंट का पीक वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और सर्किट का इंपीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सर्किट किस में आ गई, रेजोनेंस में। बताओ, क्लियर है सबको? तो इफ ω_L इक्वल टू 1/ω_c, देन
peak value of current is maximum and impedance of circuit is minimum. In this condition, the circuit is called in resonance, and the resonance frequency of AC will be, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ओमेगा की जगह क्या डाल देंगे 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी आ जाएगी, बताओ हैं। इसको बोलेंगे जो हमने एसी लगा रखी है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रखा है, ये उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या है बताओ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी का अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दूंगा इस एलसीआर सर्किट के अक्रॉस, तो इसमें करंट का पीक वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और इसमें इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इस सर्किट का मिनिमम हो जाएगा। बताओ क्लियर है सबको ये? इसको तुम रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। इतना क्लियर है बताओ? देखो अगर एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या चीजें होंगी उसमें, इसको समझते हैं, ठीक है ना। इतना नोट कर लिया, बताओ नेक्स्ट पेज में चलूं फिर मैं सारी। रेजोनेंस पे अगर एलसीआर सर्किट है तो क्या क्या हो सकता है ये डिस्कस करते हैं। तो एक एक चीज देखते हैं कि अगर कोई सर्किट रेजोनेंस पे है तो क्या क्या हो सकता है। देखो करंट का पीक वैल्यू और ओमेगा का अगर ग्राफ बनाते हैं, करंट का पीक वैल्यू और ओमेगा का ग्राफ बनाते हैं, मतलब कौन से इक्वेशन का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, इसका आई नॉट और ओमेगा के बीच अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, इस पूरे इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए, तो इस पूरे इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा। और जब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है, ओमेगा नॉट, मतलब 1/√LC जब हो जाती है, तो बताओ उस समय करंट का पीक वैल्यू क्या आएगा सबसे ज्यादा, और ये आता है V0/R, ठीक है ना। तो जिस समय ओमेगा की वैल्यू, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर 1/√LC के इक्वल हो गया, तो उस समय LCR सर्किट में करंट का पीक वैल्यू V0/R होगा। अगर सपोज इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होते, सिर्फ रजिस्टर होता, तब भी तो करंट का पीक वैल्यू यही आता, बताओ। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में यही तो होता था, हैं? और अगर मैंने LCR सर्किट है, इंडक्टर भी लगा रखा है, कैपेसिटर भी लगा रखा है, मगर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी ये कर दी, तब भी करंट की वैल्यू, पीक वैल्यू वही आ रही है। इसका मतलब रेजोनेंस पे बताओ LCR सर्किट का बिहेवियर किसकी तरह हो जाता है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह हो जाता है, बोलो। तो एट रेजोनेंस LCR सर्किट
बिहेव्स एज ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट। तो अगर ये LCR सर्किट प्योरली रजिस्टिव सर्किट बन गया तो बताओ रेजोनेंस पे जो करंट होगा और जो वोल्टेज लगा रखा है उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो आ जाएगा है। तो एट रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज applied are in same phase। बोलो, ये समझ में आया सबको? रेजोनेंस पे करंट और वोल्टेज जो है वो दोनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा रेजोनेंस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलूं। देखो थर्ड पॉइंट, एक अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने, पावर होता है एसी में। पावर क्या होता है? तो रेजोनेंस पे अगर LCR सर्किट है तो AC सर्किट का पावर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एट रेजोनेंस पावर ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम ये दोनों टर्म तो अभी खैर याद रखने पड़ेंगे, अभी आगे पढ़ लेंगे तो आ जाएगा तुरंत समझ में। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज 1। रेजोनेंस पे पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, जैसे ये रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया मैंने यहाँ पे। हो सकता है मैंने एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया V1 रजिस्टर के क्रॉस। ये रजिस्टर के क्रॉस हमें क्या बताएगा? वोल्टेज। हो सकता है मैंने एक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया, वोल्ट मीटर, जो इंडक्टर का क्या मेजर करेगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस। और एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दिया V3 वोल्ट मीटर। एक मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को मिला के लगा दिया V4। और एक मैंने इन तीनों के अक्रॉस लगा दिया वोल्ट मीटर V5। अलग अलग वोल्ट मीटर लगा रखे हैं। देखो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो है सपोज V, ठीक है ना। ये V RMS वैल्यू बता रहा हूं। अप्लाइड वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या है? लिख ही देता हूं, V RMS वैल्यू V है, ठीक है ना। अब रेजोनेंस पे बताओ, रेजोनेंस पे बताओ V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, V3 क्या होगा, V4 क्या होगा, V5 क्या होगा। जैसे अभी देखा अप्लाइड वोल्टेज है ये, तो बताओ इसमें करंट का RMS वैल्यू क्या होगा? मुझे लग रहा है V RMS बाई इम्पीडेंस इसका क्या आएगा? बताओ R आएगा। बोलो रेजोनेंस पे बोलो। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा इस पूरे में, उस करंट की वैल्यू V RMS बाई R आएगी। बोलो। तो अब बताओ रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज V1 क्या लिख सकते हैं? तो V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? RMS वैल्यू निकालने जा रहे हैं V1 का। तो करंट का RMS वैल्यू
इनटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस कर दें तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। और आई आरएमएस की वैल्यू डालो तो बताओ V1 किसके इक्वल आ गया, बताओ V1 आ जाएगा वी आरएमएस, मतलब जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज के क्या होगा बताओ, इक्वल होगा। तो एट रेजोनेंस पे हमने क्या फाइंड आउट किया, एक तो रिजल्ट कि रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज दोनों क्या हैं बताओ, इक्वल हैं। बोलो क्लियर है सबको? अच्छा, कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस देखो V2 जो आएगा आई आरएमएस इंटू ओमेगा एल आएगा, हैं बोलो। और इसको डालोगे तो ये V2 की वैल्यू आ जाएगी वी आरएमएस बाई आर इंटू ओमेगा एल। और अगर V3 निकालोगे तो ओमेगा एल की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ उसमें बताओ, 1 बाई ओमेगा सी आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस है 1 बाई ओमेगा सी। और रेजोनेंस पे तो ओमेगा एल और 1 बाई ओमेगा सी इक्वल हैं, तो मतलब V2 और V3 की वैल्यू दोनों क्या आनी चाहिए बताओ रेजोनेंस में, हैं सेम आनी चाहिए बताओ, हैं। तो V2 और V3 दोनों की रीडिंग सेम होगी और ये होगा वी आरएमएस बाई आर इंटू ओमेगा एल के इक्वल लिख सकते हो, या फिर वी आरएमएस बाई आर इंटू 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हो उसकी वैल्यू। बताओ किसी को डाउट है इसमें, बोलो बेटा। अच्छा V4 बताओ, अभी जैसे रेजोनेंस में हमने क्या किया था बताओ, कैपेसिटर वाला इंडक्टर वाला वोल्टेज और कैपेसिटर वाले वोल्टेज आपस में क्या थे, इक्वल और अपोजिट थे। तो बताओ V4 क्या बता रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज का सम बता रहा है ना, बोलो। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, इनका सम क्या आएगा इन दोनों वेक्टर का, बोलो 0। तो मतलब जो V4 वाला वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग क्या आएगा रेजोनेंस पे 0। और बताओ V5 क्या बता रहा है, तीनों का मिला के बोलो, और तीनों का मिला के वोल्टेज तो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल ही होगा ना। V5 वाला क्या मेजर कर रहा है, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों वोल्टेज का सम, और तीनों वोल्टेज का सम तो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। मतलब V3 किसके इक्वल आना चाहिए बताओ, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल, और ये V1 के इक्वल भी बोल सकता हूं। बताओ बताओ सबको समझ में आ गया है कि रेजोनेंस में रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है, तीनों का मिला के वोल्टेज अगर देखेंगे वो भी अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है। V2 और V3 मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है रेजोनेंस पे, और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का मिला के नेट वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है रेजोनेंस पे। बताओ ये रिजल्ट किसी को डाउट हो तो बताओ मेरे को इसमें। हाँ एक ग्राफ थोड़ा सा ये रह गया, इम्पीडेंस और ओमेगा के बीच ग्राफ। तो किसका ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, ये वाला Z इक्वल टू ये वाला। तो इसका ग्राफ जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है बेटा। किसमें तो देखो इनवर्स वाला ग्राफ बनाया था ना, 1 बाई इम्पीडेंस का ग्राफ था, यहाँ तो इम्पीडेंस और ओमेगा में डायरेक्ट वाला ग्राफ बनेगा। तो जस्ट उल्टा ग्राफ होता है, ये समझो कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ है तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की तरफ। और अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो गई तो उस समय तो इम्पीडेंस इसका क्या आ जाता है, मिनिमम किसके इक्वल, आर नॉट के इक्वल। बताओ आया समझ में। in the given
LCR circuit. Find the value of V3 and the reading of A meter. क्या लग रहा है बताओ? इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज देखो क्या है, दोनों सेम है, तो मतलब ये सर्किट क्या हुई बताओ? रेजोनेंस पे हुई कि नहीं है? अगर रेजोनेंस पे है तो बताओ V3 किसके इक्वल होगा फिर? 220 के इक्वल होगा, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। तो पहला पार्ट तो ऐसे ही आ गया कि V3 की वैल्यू होगी 220 वोल्ट। ये आरएमएस वैल्यू आया, रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा? 220 वोल्ट। अब बताओ अच्छा इस सर्किट में करंट क्या होगा? तो तुम इस रजिस्टर में करंट निकाल लो। रजिस्टर में करंट क्या होगा बताओ? करंट का आरएमएस वैल्यू क्या आएगा? वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू बाई रेजिस्टेंस कर दूं तो आ जाएगा करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस द रजिस्टर, तो 220 बाई क्या आ जाएगा? 100, मतलब ये आ गया 2.2 एम्पियर। और बताओ क्योंकि रजिस्टर में जो करंट होगा वही कैपेसिटर में होगा, वही इंडक्टर में होगा, सीरीज में है तो, और वही क्या होगा बताओ? ए मीटर का रीडिंग भी होगा। आया समझ में? तो ए मीटर की रीडिंग आएगी 2.2 एम्पियर और रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V3 वो आएगा 220 वोल्ट। बताओ क्लियर है सबको क्वेश्चन ये? देखो इन द गिवन सर्किट find the current, find the expression of current in the circuit। ऑप्शन है 2√2 साइन 100 पाई टी प्लस π/4, 2 साइन 100 पाई टी प्लस π/4, 2√2 साइन 100 पाई टी प्लस माइनस π/4, 2 साइन 100 पाई टी माइनस π/4। तो पहले तो इम्पीडेंस निकाल लो इसका। ये जानते हो किसकी वैल्यू? ये ओमेगा एल की वैल्यू है और ये 1/ω/c की वैल्यू है। तो इम्पीडेंस इसका क्या आ जाएगा बताओ? R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर, या फिर तुम इसको R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो R मतलब हो जाएगा 25, XL की वैल्यू क्या है बताओ? 7 और XC की वैल्यू है 2, तो 50 आ जाएगा, ये √50 आ जाएगा बताओ? 5√2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। बोलो इम्पीडेंस।
तो बताओ इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट का पीक वैल्यू क्या होगा? तो वोल्टेज का पीक वैल्यू बाई इम्पीडेंस, तो 10√2 बाई 5√2, तो 2 आ गया करंट का पीक वैल्यू। और दूसरा निकालो इसमें tan थीटा। अच्छा ये बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें? ओमेगा एल बड़ा है कि 1/ओमेगा c बड़ा है? ओमेगा एल बड़ा है। ये देखो ओमेगा एल की वैल्यू 7 है, 1/ओमेगा c की वैल्यू 2 है। सॉरी गलत बोल गया मैं, ओमेगा सी 1/ओमेगा c बड़ा है यहाँ पे, ये c है, 1/ओमेगा c बड़ा है और 1/ओमेगा एल छोटा है। तो इसका मतलब कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा यहाँ पे बताओ? करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। और कितना एंगल? तो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 या फिर 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल बाई आर। तो 7 माइनस 2/5 मतलब 1, तो थीटा क्या आ गया 45। तो करंट लीड करेगा वोल्टेज से 45। अब बताओ जो वोल्टेज लगा रखा है उसका फेज कितना है? वोल्टेज जो लगा रखा है उसका फेज कितना है? 100πt है। और हम बोल रहे हैं कि करंट अब वोल्टेज से 45 डिग्री लीड करेगा, तो क्या होना चाहिए उसका फेज? 100πt प्लस 4π/4 होना चाहिए। यही सेकंड वाला मैच करेगा। तो करंट का पीक वैल्यू 2 हो जाएगा और जो करंट का फेज होगा वो वोल्टेज से π/4 ज्यादा होगा। तो सेकंड ऑप्शन में ही बन रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको? आगे समझ में? एक सेकंड करना नोट कर। बिल्कुल। यस सर कर लो। देखो इफ the reading of voltmeters V1 and V2 each is 25 volt, then reading of voltmeter V3 is, पहला ऑप्शन है 50 वोल्ट, 75 वोल्ट, 100 माइनस 5√2 वोल्ट, 100 माइनस 25√2 वोल्ट, 25√2 वोल्ट और 100 वोल्ट। बताओ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये तो। डी ऑप्शन आ गया।
डी ऑप्शन आएगा, ये तो रेजोनेंस पे हो गया। अगर V1 और V2 सेम है, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तब तो ये सर्किट रेजोनेंस पे बन गया। और रेजोनेंस पे होने का मतलब है कि रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के फिर इक्वल आ जाएगा। बोलो। तो इसका मतलब 100 वोल्ट आ जाना चाहिए इसका। The current I flowing from the AC source is, ऑप्शंस हैं 30√2 साइन 100 पाई टी, 30√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, 10√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 और 10√2 साइन 100 पाई टी। सोर्स से निकलने वाला करंट आई बताना है क्या होगा। हैं? यस सर। डी वाला। यस सर। कैसे किया बताओ। बेटा ये पैरेलल में है, ऐसे उसमें मत रहना। वो सीरीज में रेजोनेंस पे था ओमेगा एल, और वो अलग बात है कि कुछ यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। ये पैरेलल में लगा दिए ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस वो वाला थोड़ी रेजोनेंस लग जाएगा। या तो इसमें रेजोनेंस की कंडीशन पता करें, हो सकता है सेम आ जाए, ये भी पॉसिबल है। देखो जो कराया उतना समझो। इतने सर्किट को ध्यान दो, बताओ इतने सर्किट को ध्यान दो। ये प्योरली क्या नजर आ रहा है बताओ। रजिस्टिव। इस रजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज लगा हुआ है, हैं? तो बता सकते हो इसमें करंट का इक्वेशन क्या होगा बताओ। इस रजिस्टर में करंट अगर मैं I1 बोल दूं तो I1 क्या होगा, हैं? क्या था, I0 बाई आर साइन ओमेगा टी, वही हो जाता था ना, बोलो। तो सॉरी आई इक्वल टू ये आ जाएगा E0 बाई आर। तो इस दिस डिवाइडेड बाई 10 करें तो कितना आ जाएगा, 10√2 और क्या आ जाएगा बताओ, साइन कितना आ जाएगा 100 पाई टी। फेज तो वही आएगा जो वोल्टेज का फेज है, हैं? बताओ रजिस्टर में जो करंट होगा I1 का इक्वेशन ये आएगा कि नहीं, बोलो। किसी को डाउट हो तो बताओ इसमें। अच्छा इतने को देखो, सिर्फ इतने को, रजिस्टर वाला ध्यान में मत रखना, बस इतने को देखो। कैपेसिटर को ये वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, बस इतनी सर्किट को देखो। तो ये तो प्योरली कैपेसिटिव हो गया। तो बताओ इसमें करंट जो होगा I2, इसका इक्वेशन क्या लिखूं, बोलो। इसका पहले तो वो निकाल लो, XC निकालो, 1/ओमेगा C की वैल्यू। ओमेगा है 100 पाई और C की वैल्यू है कितना, 500 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶/पाई है। तो कितना आ गया बताओ, ये 20 आ गया। अच्छा 20 ओम आ गया। चलो तो अब बताओ
दिस डिवाइडेड बाई ये कर दूं तो करंट आ जाएगा, 20 कर दूं तो कितना आ जाएगा 5√2, और फेज क्या लिखूं बताओ, साइन 100 पाई टी। करंट का फेज ऊपर होगा तो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2 लिखूं बताओ। यस सर। इंडक्टर में करंट का फेज ज़्यादा होता है वोल्टेज से, पाई बाई 2, सॉरी कैपेसिटर में। और सिमिलरली बताओ इसमें I3, इसका भी रेजिस्टेंस क्या आ रहा है बताओ मेरे को, 20 आ रहा है सर। 20 आ रहा है इसका भी। तो इसका मतलब I3 भी कितना आ जाएगा बताओ, 5√2, और साइन के अंदर क्या आना चाहिए बताओ, 5 माइनस पाई। माइनस पाई बाई 2 आना चाहिए बताओ, हैं? बताओ ये तीनों इक्वेशन समझ में आए कि नहीं? सबसे पहले तो प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रजिस्टिव वाले लगाए मैंने। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब बताओ ये वाला करंट I क्या लिख सकते हो बताओ, I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 नहीं लिख सकते, बोलो। यस मतलब इन तीनों करंट को ऐड करना है, तो फेजर डायग्राम बना के ऐड करूं। बताओ इसको अगर एक्स एक्सिस में बना लूं तो ये कितने लेंथ का बनेगा बताओ, 10√2। इसको किधर बनाऊं फिर बताओ, पॉजिटिव एक्सिस। 5√2, और ये निगेटिव वाई एक्सिस में बन जाएगा क्योंकि माइनस पाई बाई 2 है, और ये भी 5√2। चलो सही बात हो गई तुम्हारी, क्योंकि ये तो दोनों वेक्टर क्या हो गए बताओ, कैंसिल आउट हो गए। तो नेट करंट यही बचा बेटा, ये वाला, ये जो I1 है वही नेट करंट बता। तो मतलब नेट करंट I की वैल्यू जो होगी वो I1 के इक्वल आ जाएगी 10√2 और साइन 100 पाई टी आ जाएगी। यही नेट करंट I का इक्वेशन होगा। बताओ समझ में आया सबको? यस सर। तो इसमें तो अच्छा हुआ कि I2 और I3 कैंसिल आउट हो गए। अगर देखो इनके ये दोनों इक्वल नहीं आते, ये वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो फिर नहीं कर पाते सॉल्व ऐसे जो तुम लगा रहे थे रेजोनेंस वाला, ठीक है ना? हाँ, मगर इस वेक्टर मेथड से अभी भी सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है ये वैल्यू अलग अलग आ जाए किसी प्रॉब्लम में, तो फिर कैंसिल आउट नहीं होंगे। फिर पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और उस रिजल्टेंट को इसके साथ ऐड कर देंगे तो नेट करंट आ जाएगा। ठीक है ना? एक मिनट बेटा।